बताइए भाई, कोई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ये बता सकता है? मतलब कुछ भी पॉइंट बाय पॉइंट ही बता दो। ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है। ये एसी पे काम करता है। और सही है, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है, मतलब स्टैटिक डिवाइस है। वो एसी पे वर्क करता है और वोल्टेज को अधिक और कम किया करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है ना। ठीक, और क्या नहीं करता है? डीसी पे कार्य नहीं करता है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो डीसी डायरेक्ट मतलब जो उसका फ्लो चुंबकीय फ्लो फ्लक्स होगा उसको काटेगा लगातार, उतना ही लेवल होगा, उसके बाद में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग हम किस में करते हैं? अपरेंट पावर पे। ठीक है, जनरेटर से जो पावर मिल रहा है उसको चेंज ना करे, इसीलिए हम कहते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाती है? केवीए में, अपरेंट पावर में, है ना। और क्या नहीं चेंज करता है? फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है ना। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है कांस्टेंट पावर और बिना चेंज किए हुए फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का एक सिंपल सा क्या है भाई परिभाषा। अब हमने आपको एक सिंपल सा जो है ट्रांसफार्मर बना के दिखाया था। बैठ जाइए आप। और राज बहादुर, समझ में आ रहा है ना? ये क्या है भाई? कोर, इसे हम ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। और कोर किस मटेरियल का बना होता है? हाँ, फुल फॉर्म क्या है? हाँ, कोल्ड रोटेड। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सिलिकॉन स्टील है। ठीक भाई, किस तरफ की बाइंडिंग मोटी होगी? ज़रूरी है? हमने आपसे पूछा किस तरफ की बाइंडिंग मोटी होगी, किस तरफ की बाइंडिंग पतली होगी, है ना। क्या होगी भाई? अच्छा, प्राइमरी बाइंडिंग पतली होगी और सेकेंडरी मोटी। हाँ, अरे आप कहेंगे जिस तरफ वोल्टेज हमें अधिक प्राप्त करना होगा, ठीक है, अगर हमें वोल्टेज इधर अधिक लेना है तो फेरों की संख्या इधर अधिक होगी, और फेरों की संख्या जब अधिक होगी और वोल्टेज अधिक होगा तो करंट को हम कम करें, इसके लिए क्या करते हैं? तार को पतला कर देते हैं। तो जिस तरफ वोल्टेज कम होगा हम उस तरफ करंट का मान बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बाइंडिंग को मोटी कर देते हैं। अब हमने आपको बताया था कि इसकी जो प्राइमरी बाइंडिंग है इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग से कहीं जुड़ा हुआ है? नहीं, तो ये इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है? आइसोलेट होता है, अलग होता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसका फ्लक्स जाके इसके साथ लिंक कर रहा है ना। ठीक है, तो ये मैग्नेटिकली रूप से क्या होता है? ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, कपल होता है। ठीक, और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है हमेशा याद कर लीजिए किस में की जाती है भाई? KVA, या फिर इसे वोल्ट एम्पियर भी कहते हैं, या और बड़ा में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं MVA। चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ MVA। ठीक है, ये क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है भाई, है ना। ट्रांसफार्मर जैसे आप देखते होंगे गांव में जो ट्रांसफार्मर आते हैं, इतने KVA के हैं, इतने KVA के हैं, इतने 25 KVA, 11 KVA के ना।
समझ में आ रहा है? चलिए, फैराडे का नियम हम लोग क्या पढ़े थे भाई? फैराडे का नियम, हाँ, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ हमने पढ़ा था ना। देखिए फैराडे का नियम यार सिंपल है, आप लोग भूल क्यों जा रहे हो? जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को या कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को, मतलब दोनों में से एक कोई अगर काट रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहा है, फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस होता है? EMF इंड्यूस होता है फैराडे के नियम के अनुसार ना। और उस EMF का मान फैराडे के सेकेंड नियम के अनुसार क्या होता है? जो EMF इंड्यूस होता है भाई, E बराबर होता है -N dφ/dt ना, -N dφ/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू E, मतलब फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन करेंगे हमें EMF उतना ही अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम कंडक्टर को क्लोज कर दें तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट और सेकंड नियम यही है। सेकंड नियम में उन्होंने ये सूत्र को दिया भाई। ठीक है, समझ में आया? अब ये माइनस क्या है? ये लेंज के नियम से आया माइनस। ठीक है ना, जो EMF पैदा हुआ है फैराडे के नियम के अनुसार EMF पैदा हुआ। अब जो EMF पैदा हुआ वह उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण यह पैदा हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स के कटने के कारण यह पैदा हुआ, तो वो किसका विरोध करेगा भाई? या तो जो कंडक्टर इधर उधर मूव कर रहा हो उसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, है ना। बाकी हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन और गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो यह भी प्रिंसिपल कार्य करता है। ठीक है ना, लेंज के नियम के अनुसार। तो फैराडे का नियम क्या है भाई? जब कोई फ्लक्स, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे भाई, चलिए इसको भी देख लें एक बार फिर से। यहाँ पे आपका सोर्स वोल्टेज था V1 और यहाँ पे लोड वोल्टेज है V2। ठीक है, ये फैराडे के सेल्फ इंडक्शन के कारण इसके बाइंडिंग में जो पैदा हुआ था वो है E1। ठीक है, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये N1 है, और ये है भाई N2। ठीक है, और ये है E2 और ये है करंट I2। ठीक है, देखिए यहाँ से सप्लाई वोल्टेज देने के कारण ये मान लीजिए करंट है I1। ठीक, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज लगाया, करंट I1 फ्लो की, वर्किंग इसका देख लीजिए फैराडे के नियम के अनुसार। हमने यहाँ पे सोर्स वोल्टेज V1 दिया, इसके तार में करंट I1 चली। ठीक है, अब इस करंट पूरा इसमें मूव करेगा तो इसमें क्या होंगे भाई? फ्लक्स बनेंगे। ठीक है, विद्युत बल, चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं आप जानते हैं यहाँ से फिर फ्लक्स भी निकलेगा। अब ये फ्लक्स क्या होगा? इसके कोर से होते हुए यहाँ पे जाके लिंक करेगा। सबसे पहले तो ये फ्लक्स इसी के बाइंडिंग को काटेगा। ठीक है, तो फैराडे के नियम के अनुसार इसमें एक EMF पैदा होगा, और वो कौन सा EMF होगा भाई? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, सेल्फ इंड्यूस EMF। क्यों? क्योंकि खुद का करंट खुद के ही बॉडी को, खुद के ही बाइंडिंग को काटा, जिससे क्या पैदा हुआ? EMF पैदा हुआ फैराडे के नियम के अनुसार। और ये क्योंकि स्वयं की बॉडी में पैदा हो रहा है तो इसीलिए हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस EMF है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब देखिए इसका फ्लक्स जाके दूसरे से लिंक किया और दूसरे की बॉडी को काट दिया भाई, दूसरे वाले बाइंडिंग को काटा, तो फैराडे के नियम के अनुसार फिर यहाँ EMF पैदा हुआ। क्योंकि अब ये दूसरे बाइंडिंग को जाके काट रहा है तो हम इसे कहेंगे क्या? म्यूचुअल इंड्यूस EMF, अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब किसी दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, तो ये था इसका बेसिक वर्किंग। अब देखिए, अब यहाँ पे EMF पैदा हुआ, अगर आप यहाँ पे लोड देंगे, अगर लोड लगाएंगे भाई तो यहाँ पे I2 करंट फ्लो होंगे। अब हम आज पढ़ेंगे भाई, ठीक है, EMF, आज हम पढ़ेंगे EMF ट्रांसफार्मर का, यहाँ लिख लीजिएगा ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण। ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हम यूज़ करेंगे फैराडे का
का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, क्या है भाई? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। इन्होंने क्या बताया भाई, जब किसी फ्लक्स में या जब कोई फ्लक्स या कोई कंडक्टर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब फ्लक्स और कंडक्टर के बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उन्होंने सूत्र दिया अपने दूसरे नियम में, आप पढ़े थे, E बराबर होता है -N d∅dt। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे AC वोल्टेज दिया हुआ है, तो इससे जो करंट मिलेगा वो AC टाइप का ही मिलेगा, और इससे जो फ्लक्स जनरेट होगा भाई, जो फ्लक्स इसके बॉडी में सेटअप होगा वो भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग टाइप का ही। तो फ्लक्स कौन सा होगा भाई? आप जानते हैं फाई बराबर होगा फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, यही फ्लक्स होगा ना। अब देखिए ये है E -N, डी की जगह पे इस फाई का मान रखिए, तो ये फाई मैक्स हो जाएगा और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है, बट्टे में डी टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। तो देखिए ये E बराबर आपको आएगा, देखिए ये फाई एम कांस्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद बचा क्या? डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी ना। तो साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। ठीक है, देखिए इसका सूत्र में यही होता है साइन टी बटे में डी टी, ठीक है, ऐसे। तो इसका हो जाता है कॉस टी ना। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ऐसे है कुछ है, एक मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है इसमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी बटे में डी टी। इसका ये सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा इतना, ठीक है। डी साइन टी बाई डी टी का जो अवकलन होता है वो कॉस टी होता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ टी है और यहाँ पे ओमेगा टी है। तो पहले तो हम सूत्र के अनुसार इसका करेंगे, तो ये क्या आएगा भाई? कॉस ओमेगा टी ना। लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होता है इसका हम एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या करेंगे? जैसे ऐसे इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी, ठीक है, डी ओमेगा टी बाई डी टी। तो ये जो ओमेगा है ना ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी डी टी बाई डी टी का होता है, जैसे ये आपको एक दूसरा सूत्र याद करना होता है डी एक्स बाई एक्स, तो इसका मान होता है 1, डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका मान क्या होता है? 1। जैसे यहाँ पे डी ओमेगा टी है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आएगा, और फिर डी टी बाई डी टी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, तो यहाँ पे -N। अब देखिए इसको कर देंगे, ये हमने कर दिया यहाँ पे ना, ये यहाँ पे कर दिया है बढ़िया से भाई, आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा -N, क्या होगा भाई? ओमेगा फाई एम बाहर आएगा, और ये हो जाएगा भाई कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इस कॉस ओमेगा टी को हमें साइन के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी देखिए क्या लिखेंगे? -N ओमेगा फाई एम, कॉस को क्या लिखेंगे भाई? साइन के रूप में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए अब इस माइनस का हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, साइन में, माइनस का हम क्या करेंगे? साइन में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा भाई, देखिए माइनस में इसका गुणा करेंगे तो ये -90 और प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए आपके क्या आ जाएगा? N ओमेगा फाई एम, और ये हो जाएगा साइन, क्या होगा भाई? ओमेगा टी माइनस 19 डिग्री, ठीक, ऐसे ये माइनस हमने हटा दिया है ना। अब देखिए हम क्या लिखेंगे भाई? अब E मैक्सिमम हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? E मैक्सिमम कब होगा? जब ये साइन का मान 90 अंश, इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, तब क्या होगा? E मैक्सिमम, ठीक है। E मैक्सिमम कब होगा? जब इस साइन की मतलब साइन जो है ये कितना एंगल बनाए? 19 डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा? E मैक्सिमम होगा ना, E मैक्सिमम होगा। आप उसमें देखे होंगे जो है हमारा कंडक्टर,
और चुंबकीय फ्लक्स, मतलब हमें ई मैक्सिमम कब मिल रहा था एसी थ्योरी में? ई मैक्सिमम कब मिल रहा था? जब हमारा कंडक्टर और चुंबकीय फ्लक्स के बीच का कोण जो है कितना बने, 90 डिग्री, तब हमें वहाँ पे ई मैक्स प्राप्त हो रहा था। तो ई मैक्सिमम के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? ई मैक्स हमें मिले इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एन ओमेगा फाई एम, और ये साइन 90 अंश हो जाएगा। ये पूरा मान कितना हो जाएगा? 19 डिग्री। तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ से ई मैक्सिमम बराबर आपको इतना मिला भाई। ई मैक्सिमम बराबर कितना मिला? इतना। अब देखिए ओमेगा बराबर, ये क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा बराबर हम जानते हैं होता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये ई मैक्स बराबर आपको मिल जाएगा 2 पाई एफ एन ओमेगा फाई मैक्स। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे मिला भाई, ये मिला। ठीक है ना, ये EMF इक्वेशन मिला। ठीक है, बढ़िया समझ लीजिए। ओके, चलिए इसको मिटा दें क्या? हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ना, तब आगे और बताते हैं। चलिए, अब हमें मैक्सिमम मतलब EMF प्राप्त हो गया ना। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम EMF है वो कितना है भाई? ई मैक्सिमम बराबर 2 पाई एफ एन ओमेगा फाई एम। ठीक है ना। अब हमें चाहिए RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू, क्योंकि हमारे जो करंट होते हैं घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी वैल्यू होती है भाई? RMS वैल्यू। हमने पढ़ा था ना एसी थ्योरी में, क्या क्या पढ़ा था? RMS वैल्यू पढ़ा था, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है ना, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, किसी भी एसी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम पीक वैल्यू कहते थे। उसके बाद हमने उसमें एवरेज वैल्यू निकाला था, फिर RMS वैल्यू। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो इस बोर्ड में सप्लाई है, जिस सप्लाई से पंखा चल रहा है, वो कौन सी होती है भाई? RMS वैल्यू। जो आप मीटर से चेक करते हैं तो मीटर कौन सी वैल्यू को दिखाता है? RMS वैल्यू को। तो अब हमें निकालना है अपने ट्रांसफार्मर का RMS वैल्यू। ठीक है, तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? वहाँ पे एसी थ्योरी में पढ़े थे ना, VRMS बराबर भी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपन में √2, यही पढ़ा था। अब यहाँ पे ई मैक्स है तो हम लिखेंगे ई मैक्स बराबर, सॉरी ERMS बराबर, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ERMS बराबर क्या लिखेंगे भाई? ई मैक्स अपान में √2, ई मैक्सिमम बटे में √2। तो यहाँ पे देखिए ERMS बराबर क्या मिलेगा आपको? ई मैक्स क्या है भाई? यहाँ पे है 2 पाई एफ एन, 2 पाई एफ एन, और क्या है? यहाँ ओमेगा नहीं होगा ना, ओमेगा की जगह पे ही तो हमने ये रखा है। ठीक है, यहाँ ओमेगा कैसे आप लोग लिख लिए? ओमेगा की जगह पे ही तो 2 पाई एफ रखा गया है। ये 2 पाई एफ किसकी जगह पे रखा गया है? ओमेगा की जगह पे। तो 2 पाई एफ एन, और ये हो जाएगा फाई मैक्स। ठीक, और ये बटे में क्या हो जाएगा भाई? √2, बटे में √2। अब देखिए 2 पाई का मान क्या होता है? 3.14 एफ एन फाई मैक्स। ठीक है, बटे में √2 का मान क्या होता है भाई? 1.414, यही होता है। ठीक है, अब देखिए इनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इनका ना, तो ये आ जाएगा 4.44। ठीक है, 2 अंक तक ही लिखना है। क्यों आशीष? 2 अंक तक ही लिखना है। तो ये F होगा, ये N फाई मैक्स। ये हुआ भाई आपका ERMS। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो EMF इक्वेशन है वो क्या है? ये है 4.44 FN फाई मैक्स। ये आपको याद होना चाहिए।
ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है, ट्रांसफार्मर का जो समीकरण है, ठीक है, वो क्या है, ये है ना। मतलब कि ट्रांसफार्मर के अगर प्राइमरी बाइंडिंग में विद्युत वाहक जो बल पैदा होगा वो कितना होगा भाई, इतना होगा। तो ट्रांसफार्मर का देखिए ईएमएफ समीकरण किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफार्मर के फ्रीक्वेंसी पे, फेरों की संख्या पे और फिर फ्लक्स पे। ठीक है, फ्लक्स पे क्यों, ये सभी ट्रांसफार्मर में जो ये विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है और ये विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वो कितना है, इतना है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, फेरों की संख्या पे और ये फ्लक्स पे। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी तो होती है कांस्टेंट 50 हर्ट्ज। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर का ईएमएफ बढ़ाना है तो हम इनको और इनको बढ़ा घटा के, ठीक है, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए।